का चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसमें मैंने पिछले अध्याय में जो वीडियो डाला था उसमें प्रश्नावली अध्याय 2 का बनाया था, प्रश्नावली 2.1 2.3। आज मैं अध्याय 3 का बनाने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, पहला चैप्टर है ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, तो आज अध्याय 3 का ज्यामितीय आकृतियों की समझ है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। चलिए, तो हम अब इसका पहला क्वेश्चन लिखने से बनाने से पहले क्या कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। जैसे बहुभुज, ठीक है, बहुभुज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीजॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीजॉन। चलिए, तो अब हम बताते हैं कि कुछ शेप्स यहाँ पे बता दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कुछ सरल आकृति होती है, कुछ बंद आकृतियाँ होती है इस चैप्टर में। तो सरल आकृति क्या होती है, बंद आकृति क्या होते हैं, तो इसमें कुछ शेप्स दिए हुए हैं, तो इसमें हम बता सकते हैं कि कौन कौन से जो है वह सरल आकृतियाँ होती है और कौन कौन से हैं जो बंद आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम इसका नंबर दे देते हैं, और इसमें बताना है कि कौन से है जो सरल आकृति है और कौन से बंद आकृति है। तो चलिए, हम सबसे पहले बताते हैं कि इसमें सरल आकृति कौन है, ठीक है, और बंद आकृति कौन है। तो बंद आकृति देख रहे हैं 5 नंबर और 6 नंबर, ये खुली हुई नहीं है, अर्थात चारों तरफ से या तीनों तरफ से। त्रिभुज है तो तीनों तरफ से बंद है, और ये वृत्त है तो वृत्त तो एक गोला होता है जो खुला हुआ नहीं है। अब यहाँ लिख लेते हैं कि जो रेखा स्वयं को काटती है, जो रेखा स्वयं को काटती है वह बंद आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? बंद आकृति कहलाती है। जो रेखा, एक बार फिर से बता देते हैं, जो रेखा स्वयं को काटती है वह बंद आकृति कहलाती है। तो इसमें 5 नंबर और 6 नंबर जो है वे देख रहे हैं कि बंद है, इसलिए हम इसे बंद आकृति कहेंगे। लेकिन सरल भी हैं, ठीक है, जो पहले ही बता दिए हैं कि 5 तथा 6 बंद आकृति भी है और सरल आकृति भी है। लेकिन 7 नंबर जो क्वेश्चन हम जाएंगे ना, तो वे देख रहे हैं सिर्फ जो है वह बंद आकृति है, यह सरल आकृति नहीं है, क्योंकि एक रेखा स्वयं को काटती है। 7 नंबर बंद आकृति है, यह सरल आकृति नहीं है। चलिए, हो गया इस तरह से। कुछ फिगर्स दिए हुए थे, शेप्स दिए हुए थे, जिसे बताना था कि सरल आकृति इसमें कौन है और बंद आकृति कौन है। चलिए, अब हम आगे कुछ और भी शेप्स या फिगर है जिसे हम बताते हैं। तो चलिए, अब हम कुछ आकृतियाँ यहाँ दिखाएंगे और उसका नाम भी बताएंगे कि कौन कौन से आकृति है।
तो आकृति में भुजाओं या शीर्षों की संख्या और एक तरफ लिख लेते हैं आकृति का नाम। तो ये आकृति है, इसमें 3 गो साइड्स है, मतलब 3 भुजा है और 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र है। तो इसमें 3 भुजा हो जाएंगे और 3 जो होगा शीर्ष हो जाएंगे। और आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। इस आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। चलिए अब हम चतुर्भुज बना लेते हैं। इसमें देखते हैं कि 4 भुजाएं भी है और 4 कोण भी है। तो इसमें हम लिख देंगे कि 4 कोण और 4 शीर्ष हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष लिख दिए। इसमें देख रहे हैं कि 4 शीर्ष है चतुर्भुज में, तो 4 शीर्ष यहाँ लिख देंगे और 4 भुजा भी होते हैं। इसका नाम अब लिख लेते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा चतुर्भुज। क्या नाम हो जाएगा? चतुर्भुज। चलिए अब हम एक और नया फिगर बनाते हैं जो होगा पंचभुज। क्या होगा? पंचभुज। पंचभुज मतलब जो क्षेत्र 5 भुजाओं से घिरे हुए होते हैं उसे पंचभुज बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 भुजा देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें 5 भुजा हो जाएंगे तो 5 शीर्ष भी होंगे। अब इसका आकृति का नाम लिख देंगे यहाँ। तो आकृति का नाम हो जाएगा पंचभुज। ठीक है, अब हम पंचभुज के बाद अब जाते हैं एक और नया फिगर बनाते हैं जो होगा खष्टभुज। खष्टभुज मतलब जो 6 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं उसे हम खष्टभुज बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 भुजा हो जाएंगे और 6 इसमें शीर्ष भी होंगे। तो 6 शीर्ष और 6 भुजा है, इसलिए हम इसे खष्टभुज बोलेंगे। क्या बोलते हैं? खष्टभुज। अब हम एक और शेप्स आकृति बनाते हैं जो सप्तभुज होगा। कौन सा? सप्तभुज। तो सप्तभुज में कितने भुजा होते हैं? 7 भुजाएं होते हैं। 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो 7 भुजा होंगे तो इसमें 7 शीर्ष भी होंगे। अब इस आकृति का नाम हो जाएगा सप्तभुज। इस तरह से मैंने कुछ फिगर यहाँ पे बता करके यहाँ देख लीजिए। 5 शीर्ष होंगे और 5 इसकी भुजा भी होंगे। तो शीर्ष को मैंने बता दिया है कौन कौन सा 7 शीर्ष होता है। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। इसे हम सप्तभुज कहते हैं क्योंकि 7 भुजाओं से घिरा हुआ है। चलिए अब हम अगले अध्याय में चलते हैं 3.1 में। चलिए तो मैंने इसे मिटा लिया है। अब हम अध्याय प्रश्नावली 3.1 को देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है सरल एवं बंद आकृतियों या आकृति क्या होती है? बंद आकृति क्या होती है? और उदाहरण देते हुए समझाएं या उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं।
तो पिछले मैंने चैप्टर में बता दिया था सरल एवं बंद आकृति पिछले स्टार्ट चैप्टर करने से पहले। तो अब हम लिख लेंगे कि सरल आकृति क्या होती है और बंद आकृति क्या होती है। तो लिखेंगे सरल आकृति जो रेखा या जो आकृति या आकृति नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रेखा। जो रेखा स्वयं को काटती है, स्वयं को काटती है, स्वयं को नहीं काटती है, उसे हम सरल आकृति कहते हैं। वह सरल रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पे कुछ फिगर्स बना करके हम दिखा देते हैं। इस तरह की जो फिगर है ये मतलब जो रेखा है वह स्वयं को कहीं भी एक दूसरे पर नहीं काटती है, अतः यह सरल आकृति है। अब हम लिखेंगे बंद आकृति के बारे में। तो बंद आकृति क्या होता है, तो लिखेंगे जो रेखा स्वयं को काटती है, वह स्वयं को काटती है तो उसे बंद आकृति कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी एक जैसे दे देते हैं। तो जैसे में कुछ आकृतियां यहाँ पर बना देंगे जो क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही जो रेखा स्वयं को काटती है। इस तरह से सरल एवं बंद आकृति क्या होती है हमको पता चल गया। सरल आकृति जो रेखा स्वयं को नहीं काटती है वह सरल रेखा कहलाती है। जैसे में कुछ फिगर्स दे दिए हैं। अब है बंद आकृति। तो बंद आकृति जो रेखा स्वयं को काटती है तो उसे हम बंद आकृति कहते हैं। ये रेखा जो एक दूसरे की क्या कर रही है, काट रही है, इसलिए इसे हम बंद आकृति कहते हैं। कहीं भी एक दूसरे से वह खुला हुआ नहीं है। चलिए, इस प्रकार से एक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन इसमें सरल आकृति है, कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल, मतलब कौन सी बंद है वह सरल है। और कौन सी खुली है, कौन सी
कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, सरल कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। अब इसका कुछ फिगर दिया हुआ इसे हम बना लेते हैं। ये पहला जो था ये बंद है, दूसरा देख रहे हैं एक दो साइड से तो बंद है लेकिन तीसरी साइड से खुला हुआ है। अब ये तीसरा एक फिगर हम बनाते हैं जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसका एक और फिगर है, लास्ट फिगर चौथा फिगर है, ये इस तरह की फिगर है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है वह सरल है, और कौन सी खुली हुई है, इसमें कौन सी उत्तल है और कौन सी अवतल है। चलिए, तो सबके सामने हमको बताना पड़ेगा कि कौन सी बंद है, कौन सी खुली है। तो यहाँ हम पहला नंबर जो देख रहे हैं वे है बंद आकृति। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बंद आकृति एवं सरल भी है, तो बंद आकृति व सरल आकृति बोल सकते हैं इसको। अब दूसरा नंबर में जाएंगे तो दूसरा नंबर दिया हुआ है इसका हम दूसरा नंबर में जाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक खुला हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, खुली आकृति। क्या बोलेंगे, खुली आकृति। तो ये खुला हुआ है इसलिए हम इसे खुला आकृति बोलते हैं। कौन सी खुली हुई क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो ये खुली हुई आकृति होगी। अब हम तीसरा की तरफ देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये स्वयं जो रेखा है वह काटती है, इसलिए बंद आकृति कहलाएगी। कौन सी आकृति, बंद आकृति कहलाएगी। तो यहाँ जो था वह बंद आकृति वह सरल था, लेकिन यहाँ सिर्फ है बंद आकृति है, क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े रेखा है और अपने स्वयं को वह काटती है, इसलिए इसे बंद आकृति कहते हैं। और यहाँ भी जो देख रहे हैं लास्ट वाला में, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो बंद आकृति है और सरल आकृति है। बंद आकृति व सरल आकृति है। चलिए, तो अब हम 3.1 का तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके संभावित विकर्णों की संख्या। विकर्ण खींचिए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके संभावित विकर्ण खींचिए। चलिए, तो हम पहले यहाँ पे एक बहुभुज खींच लेते हैं और उस बहुभुज का जो फिगर में दिया हुआ है तो उसे खींच लेते हैं और उसमें विकर्ण भी खींचते हैं। तो और इसका नाम भी बताना है कि ये कौन सा बहुभुज है। तो पहले तो इसकी हम क्या कर लेंगे, भुजा गिन लेंगे। भुजा की गिनती करेंगे और देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 भुजा है, इसलिए हम इसे खष्टभुज बोलेंगे। तो खष्टभुज मैंने लिख दिया है। अब जब ये खष्टभुज है तो नीचे भी एक क्वेश्चन इसके नीचे दिया हुआ है, इसमें विकर्णों की संख्या, मतलब संभावित विकर्ण खींचना है। तो संभावित विकर्ण खींच करके और बताना है कि इसमें कितने विकर्ण खींच सकते हैं।
खष्टभुज बनाते हैं और इसमें विकर्ण खींच के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका खष्टभुज हो गया, जिसमें 6 भुजाएं होते हैं उसे खष्टभुज बोलते हैं। तो क्या करेंगे, विकर्ण खींचने के लिए इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे तो एक विकर्ण हो गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो 2 हो गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो 3 हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला तो 4 हो गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को तो 5 हो गया। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को तो 6 हो गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को तो 7 हो जाएगा। अब सेम चीज़ जैसे यहाँ किया है उसी तरह इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा, और इस तरह से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे तो 9 विकर्ण हो जाएगा। इस तरह से हम खष्टभुज में कितने विकर्ण खींच सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इस तरह से आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर ला के रख देता हूँ और मैं इसे दिखा रहा हूँ कि नीचे के चित्र में इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हुई हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कारें बहुभुज मैदान के अंतर्भाग में हैं और कितनी बहिर्भाग में है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ बताया हुआ है कि एक मैदान है, चौकोर है, ठीक है, चौकोर मैदान में कह रहा है कि कुछ कारें खड़ी हुई है और कुछ बाहर खड़ी हुई हैं। तो कह रहे हैं बहुभुज मैदान के अंतर्भाग में है, कितने बहिर्भाग में। तो कह रहे हैं ये जो कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है उसमें, और बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अंतर्भाग में है और कितनी बहिर्भाग में है। मतलब इसके अंदर में ये कितनी कारें खड़ी हुई हैं, तो कार्ड बना करके दिखाया हुआ है। मान लीजिए एक को, ठीक है, हम बना देते हैं 2 को, और ये आपका 3 ठो, और ये आपका दिया हुआ है 4 ठो, और ये दिया हुआ है आपका 5 ठो कार, और बाहर में भी दे दिया हुआ है 1 कार, फिर ये दे दिया हुआ है 2 कार, और एक साइड में यहाँ दिया हुआ है आपका, ये इसमें चक्का लगा देते हैं। तो 1 कार मान लीजिए, 2 कार और एक 3 कार, तो ये बहिर्भाग है। मतलब बहिर मतलब क्या, बाहर। तो बहिर्भाग में कितने हैं, बहिर्भाग में कारों की संख्या, कारों की संख्या बराबर हो जाएगा, बहिर्भाग मतलब 1 2 3, बाहर में कितने हैं, तो 3 है, और अंतः भाग में मैदान के अंदर में, तो अंतः भाग में कारों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने एक फिगर के द्वारा समझाया है। अब उसे स्क्रीन पर मैं ला के रख देता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि कितनी बहिर्भाग में है और कितनी अंतः भाग में है। तो आपको गिनती से ही पता चल जाएगा कि कितने ये इस फिगर में आपको बाहर दिख रहे हैं और कितने अंदर दिख रहे हैं। तो 4 नंबर तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बताना है कि बाहर कितने हैं और अंदर में कितनी कारें खड़ी हैं। 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है नीचे के 2 कॉलमों में से, नीचे के 2 कॉलम कॉलम में से एक में एक में एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोनों के अंतः कोनों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोनों के मापों के योग से मिलान कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, कह रहे नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोनों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोनों के मापों के योग से मिलान करना है। तो ये लाइन से नीचे लिखा हुआ है। पहला है त्रिभुज, 2 बॉक्स बनाएंगे, एक में
चलिए तो हम बॉक्स पहले बना लेते हैं। एक बॉक्स में लिखा हुआ है बहुभुज के नाम। तो बहुभुज का पहला नाम है त्रिभुज दिया हुआ है और उसके नीचे में दे दिया हुआ है 900। उसके बाद दूसरा है बहुभुज जिसमें लिखा हुआ है पंचभुज और इसके नीचे लिखा हुआ है 1260 डिग्री। उसके बाद है सप्तभुज, सप्तभुज और इसके नीचे लिखा हुआ है 180 डिग्री। उसके बाद है आपका नवभुज, नवभुज और इसके नीचे लिखा हुआ है 720 डिग्री। उसके बाद है खष्टभुज और उसके नीचे है 540 खष्टभुज और इसके नीचे लिखा हुआ है 540। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि कॉलम ए है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से क्या करना है, पहला ये कॉलम हो गया और दूसरा ये कॉलम हो गया, तो इसमें से त्रिभुज के अंतःकोणों का योग इसमें से कौन सा होगा, चाहे पंचभुज का, चाहे सप्तभुज का, चाहे नवभुज का, चाहे खष्टभुज का, इसमें से क्या करना है, एक दूसरे से मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रत्येक जो बहुभुज दिया हुआ है उसके बहुभुज के नाम है, उसके अनेक के जिनके हैं उनके अंतःकोणों के मापों का योग हम निकाल लेते हैं। तो अंतःकोणों के मापों का योग सूत्र है, तो उस सूत्र पर क्या करेंगे, हम बहुभुज का मान बैठा करके और देख लेंगे कि त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है, चाहे पंचभुज का कितना होता है, और उसके बाद हम इसका मिलान कर देंगे। तो पहले हम चलिए इस क्वेश्चन को ऊपर से हम मिटा लेते हैं और उसके बाद इसको बनाते हैं। चलिए हम बनाते हैं और बना बना करके इसमें हम टिक भी लगाते जाएंगे जो आपको समझने में आसान रहेगा। तो त्रिभुज बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n आपका, n का मतलब होता है कितनी भुजाएं हैं, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो n के जगह पर आप क्या डाल दीजिएगा, 3 डालिएगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं होता है, सप्तभुज में 7 भुजाएं होता है, अष्टभुज में 8 भुजा होता है और नवभुज में 9 भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n के जगह पर 3 डाल देते हैं क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। तो 3 - 2 अगुने हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 में से अगर 2 घट जाएगा तो 1 अगुने हो जाएगा 180 डिग्री। तो बराबर 1 को अगर 180 से गुना कीजिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो अगर हम त्रिभुज 3 भुजा डाले हैं, ठीक है, 3 भुजा डाले हैं तो 180 आ गया। इसका मतलब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो त्रिभुज को हम 180 वाले से क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे, हो गया। अब चलिए, अब हम बहुभुज के अंतःकोणों का योग तो सूत्र यही रहेगा। अब इस पर हम बिठा करके देखते हैं, n बराबर पंचभुज है तो n के जगह पर कितना डालेंगे, 5 डालेंगे। तो 5 - 2 गुने हो जाएगा आपका 180। तो यहाँ पे 5 में से 2 घट जाएगा तो आपका 3 गुने लिख देंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 18 × 3 = 54, 540 डिग्री हो जाएगा। तो 540 डिग्री आपका जिस बॉक्स में होगा उसको पंचभुज से मिलान कर देना है। तो इससे इसको मिला कर देंगे पंचभुज वाले से। अब इसका सप्तभुज, तो सप्तभुज में कितनी भुजाएं होती है, 7 भुजाएं होती है, बता चुके हैं। तो सप्तभुज में है तो सप्तभुज में कितना भुजा डाल देंगे, 7 भुजा। तो यहाँ n के जगह पर कितना डालेंगे,
7 डालेंगे, बस सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ n को हम चेंज करते जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पंचभुज में 5 भुजा होता है, सप्तभुज में 7 भुजा होता है, और नवभुज में 9 भुजा होता है, ठीक है। और खष्टभुज में 6 भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्तभुज है, तो सप्तभुज में 7 भुजा होगा, तो यहाँ पे 7 डालेंगे n के जगह पर। तो 7 में से 2 घटेगा तो आपका 5 हो जाएगा, गुने 180 डिग्री। अब 180 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 900 डिग्री हो जाएगा। तो 900 डिग्री यहाँ पर है, जो सप्तभुज से मिलान कर देंगे। क्या है कि 7 भुजा डाले हैं तो आपका 900 निकला, तो सप्तभुज का अंतः कोणों का योग आपका 900 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया। अब नौभुज में जाएंगे, तो नौभुज है, तो नौभुज के जगह पर यहाँ n के जगह पर कितना डालेंगे? 9 डालेंगे, तो 9 हो जाएगा। तो 9 में से 2 घटेगा तो आपका 7 हो जाएगा। अब 180 को अगर 7 से गुना कीजिएगा तो 18 से 126, 1260 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 1260 कहाँ है देख लेते हैं, यहाँ दिख रहा है 1260। तो 1260 में क्या करेंगे? नौभुज को मिला देंगे, मतलब नौभुज के अंतः कोणों का योग हो जाएगा आपका 1260 हो जाएगा। अब एक लास्ट बचा खष्टभुज। तो खष्टभुज में कितनी भुजाएं होती है? 6 होती है, तो 6 डालेंगे, और 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 180 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 720 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये खष्टभुज बराबर के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 720। तो 720 से इसको मिलान कर देना है। इस तरह से मैंने सभी का मिलान कर दिया। अब इसे फ्रेश करके आप लिख सकते हैं। ये त्रिभुज का, तो त्रिभुज का 180 डिग्री लिख दीजिएगा। उसके बाद पंचभुज का, तो पंचभुज का आपका हम लगाए हैं कितना? 540 लगाए हैं। उसके बाद सप्तभुज है, तो सप्तभुज का आपका 900 हो जाएगा। नौभुज का, तो नौभुज का आपका 1260 हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट बचा खष्टभुज, तो खष्टभुज का आपका 720 डिग्री हुआ है। इस तरह से ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, तो 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन 6ठे नंबर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो हम 6ठा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका है, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है। 540 डिग्री है। उसमें कितनी भुजाएं हैं? कितनी भुजाएं है बताइए। तो ये आसान सा सवाल है। कह रहे एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? चलिए, तो हम इसका हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे? बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग, सूत्र क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो n हमको तो निकालना है, और बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग कितना दे दिया हुआ है? 540। तो यहाँ 540 डाल देंगे, क्योंकि बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग दिया हुआ है 540। तो 540 अब बराबर सूत्र होता है n-2 गुने 180। तो n को अगर 180 से गुना कीजिएगा तो 180 n हो जाएगा, और 180 को 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना 36, 360 होगा। माइनस लगा हुआ है तो इसमें माइनस लगा देंगे। अब ये माइनस वाला को क्या करेंगे? इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 540 अब प्लस हो जाएगा आपका
360 बराबर इधर आ जाएगा 180 n हो जाएगा। तो यहाँ दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 6 4 10 5 3 8 1 900 हो जाएगा बराबर 180 n। इसलिए n बराबर लिख सकते हैं, इधर 900 रहने देंगे और इधर से जो 180 है इसके बाई में चला जाएगा, तो बट्टा में 180 लिख देंगे। अब 180 अगर देख लीजिए 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 90 ये 18 हो गया, तो 18 से अगर 90 में भाग दें तो 5 बार में लग जाएगा। इसलिए n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये जो उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाएं कितनी हो गई, n बराबर 5 है। तो बहुभुज के जो अंतःकोणों का मापों का योग 540 डिग्री दिया हुआ है, उसकी कितनी भुजाएं हैं, तो 5 भुजाएं होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इस चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो मैं अब 7वां नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये 7वां नंबर क्वेश्चन। तो मैं 7वां नंबर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ये प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण की माप कितने माप का होगा। मतलब प्रत्येक अंतःकोण की माप कितना होगा और प्रत्येक बाह्य कोण कितने माप का होगा। तो क्या करते हैं हम, चलिए अब इसे हम सूत्र के द्वारा हल करते हैं। यहाँ हल लिखेंगे और लिखेंगे समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ n बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करेंगे। बाह्य कोण माप ज्ञात करने से पहले हम उसके प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। तो सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से प्रत्येक अंतः कोणों की मापों का योग। ठीक है, पहले योग निकाल लेते हैं। योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये सूत्र मैंने लिख लिया। अब जब ये सूत्र होता है तो n के जगह पर हम कितना डालेंगे, 8 डालेंगे। तो 8 - 2 गुने हो जाएगा 180 डिग्री। तो 8 में से 2 घटा तो 6 हो जाएगा, 6 गुने 180 डिग्री। अब इसको गुना करेंगे तो 18 छक्का 108 हो जाएगा, तो मतलब 1080 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोणों की मापों का योग निकल गया आपका 8 भुजाओं वाले बहुभुज के 1080। तो प्रत्येक 8 कोणों का योग है। ठीक है, इसलिए एक कोण, एक अंतः या प्रत्येक अंतः कोण लिखेंगे, प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर हो जाएगा 1080 अब बट्टे में 8 हो जाएगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि इसमें 8 भुजाएं हैं, तो हमको आठों का अंतःकोण तो निकालना नहीं है, एक अंतःकोण हमको पता करना है। तो 1080 में 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 और 2 बचेगा, तो 2 पर 8 28 होता है, 8 3 24, 8 5 40, 100 कितना निकल जाएगा, 35 डिग्री। ये कितना निकल जाएगा, 135 डिग्री निकल जाएगा। तो प्रत्येक अंतःकोण की माप अगर 135 हो जाता है तो अंतःकोण और बाह्य कोण को मिलाकर के होता है 180 डिग्री। इसलिए अब लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर, क्या लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 180 माइनस हो जाएगा 135।
35 हो जाएगा। तो 180 में से अगर 135 घट जाएगा तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4, 45 डिग्री हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण की माप, और प्रत्येक अंतः कोण की माप हो जाएगा आपका 135। इस तरह से आपका ये 7वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले दिन अगले वीडियो में 3.1 से आगे 3.2 बनाएंगे। इतना